न थकान होनी चाहिए न हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए, इतनी शिद्दत से परिश्रम करो कि हार भी शर्म से हार जाए। तो फाइनली आप सभी को मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जा रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए नस्तानाबूद के लिए काफ़ी है। खासकर ये आपको किस किस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो सकता है, तो बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी जैसे एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए सवालों से शुरुआत करते हैं, और यहाँ पे जितने भी सवाल होता है उसका पूरा पुर्जा पुर्जा सफैया किया जाता है। तो आप कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आप लोग आंसर भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बोलता है कि देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का जनक किसे माना जाता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो ऑपरेशन फ्लड था ये दूध क्रांति से संबंधित है, यानी ऑपरेशन फ्लड जो था कहीं ना कहीं दूध में भारी मात्रा में उत्पादन से संबंधित था। और ऑपरेशन जो फ्लड है ये किससे संबंधित है, तो दूध क्रांति से संबंधित है। और इसका जो जनक माना जाता है वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और जो आपको अमूल और जो मदर डेयरी मिलता है कहीं ना कहीं ये इसी का उदाहरण। जब ऑपरेशन फ्लड चला तो दूध को बढ़ावा देने के लिए मदर डेयरी और सुधा डेयरी जैसे डेयरियाँ की स्थापना हुई जिससे दूध में काफ़ी मुनाफा पाया जाए। और भारत जो है दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो दूध का उत्पादन में नंबर 1 पे अपना स्थान रखता है। तो दुनिया का एकमात्र भारत एक ऐसा देश है जो पशुपालन में नंबर 1 पे अपना हक बनाए हुए हैं। तो चलिए उसके आगे बढ़ उसके बाद फिर पूछ देगा कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति भी ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, दुग्ध क्रांति भी ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, और ये कहीं ना कहीं दूध में अधिक मात्रा में उत्पादन से था। इसका जनक जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। उसके बाद दूध में सफ़ेद रंग किसकी वजह से होता है। तो दूध में सफ़ेद रंग केसिन प्रोटीन की वजह से होता है। दूध में सफ़ेद रंग किसकी वजह से, केसिन प्रोटीन की वजह से। और दूध का पीला रंग कैरोटीन की वजह से होता है। तो दूध का पीला रंग कैरोटीन की वजह से। उसके बाद जो केसिन प्रोटीन का जो पाचन है कौन करता है, तो केसिन प्रोटीन का पाचन जो है रेनिन एंजाइम करता है। सॉरी, केसिन प्रोटीन का पाचन कौन करता है, रेनिन एंजाइम। और दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम करता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और दूध की जो शुद्धता होती है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। उसके बाद दूध में कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस रूप में पाया जाता है, तो दूध में जो कार्बोहाइड्रेट है वो लैक्टोज के रूप में पाया जाता है। और यही लैक्टोज आगे जाकर ग्लूकोज और लैक्टोज में टूट जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला है यूपी, दूसरा है एमपी यानी मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश है। तो इसका ट्रिक है यूपी में आधा छत उड़ा, यू से यूपी, में से मध्य प्रदेश, यूपी में आधा से छत्तीस, आधा से आंध्र प्रदेश, उड़ा से उड़ीसा। ठीक है, तो यूपी में आधा छत उड़ा और छत से छत्तीसगढ़ होता है। उसके बाद ये ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे होता है। जो ग्रीन मेरिडियन टाइम है यानी ग्रीनविच जो टाइम है उससे ये 5.5 घंटा आगे होता है। आपको बता दें कि जो भी देश देशांतर के मामला में पूरब में स्थित होता है उसका लंदन के टाइम से 5.5 घंटा टाइम आगे ही होता है। उसके बाद जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। तो जनसंख्या का घनत्व कहने का मतलब क्या है, जनसंख्या का घनत्व कहने का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में मनुष्यों की संख्या, यानी 1 किलोमीटर में कितना मनुष्य है उसी को कहते हैं जनसंख्या का घनत्व। उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, यानी कम एरिया है लेकिन बड़ी ज़्यादा मनी लोग रहता है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का। और राज्य अगर नहीं बोलेगा तो दिल्ली। अगर पूछेगा कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो बिहार, और सिर्फ ऐसे पूछ दिया कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है तो दिल्ली का। राज्य बोल देगा तो फिर बिहार। उसके बाद भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत में इस्पात का यानी इस्पात बोले तो स्टील का प्रथम कारखाना झारखंड में जमशेदपुर के अंतर्गत निर्माण कराया गया। कब करवाया गया था, तो 1907 में, जिसका नाम था टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और इसका जनक जो
थे वो थे जमशेदजी टाटा। तो झारखंड के अंदर जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना होता है जमशेदजी टाटा के द्वारा। उसके बाद फिर पूछ लेगा कि बताइए ये टिस्को की स्थापना जो है जमशेदजी टाटा किस नदी के किनारे किए थे, तो स्वर्ण रेखा नदी। इसीलिए झारखंड का जो शोक है या झारखंड जो है झारखंड में फेमस नदी का क्या नाम है, तो उसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। उसके बाद दुर्गापुर कहाँ है, तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दुर्गापुर लौह षड्यंत्र कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। बोकारो लौह षड्यंत्र कहाँ पड़ता है, तो झारखंड में पड़ता है। बोकारो लौह षड्यंत्र झारखंड में। भिलाई लौह षड्यंत्र छत्तीसगढ़ में। भिलाई लौह षड्यंत्र छत्तीसगढ़ में। और राउरकेला भी उड़ीसा, राउरकेला भी उड़ीसा। उसके बाद सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो है ये 1956 से 1961 के बीच में चला था और ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो सेकेंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच चला था और ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसमें जो है 3 भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। पहला था दुर्गापुर जो कि ब्रिटेन की सहायता से बना था, और दूसरा था राउरकेला जो कि जर्मनी की सहायता से बना था, और तीसरा था भिलाई जो रूस की सहायता से बना था। उसके बाद जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था इस पर कृषि और भारी उद्योग पर जोर दिया गया था, और इसी में बोकारो जो झारखंड में उपस्थित है जो रूस की सहायता से बना था वो तीसरे पंचवर्षीय योजना में ही आया था, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र। चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है और यहाँ पे साल में कम से कम 3 बार चावल का उत्पादन किया जाता है। तब भारत का एकमात्र राज्य जो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है वो है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में साल में कम से कम 3 बार चावल का उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में जो चावल का उत्पादन होता है जो साल में 3 बार होता है उसका नाम है, पहला का नाम है जो पहला साल होता है उसका नाम है अमन, दूसरा का नाम है ओस और तीसरा चावल का नाम है बोरा। तो पश्चिम बंगाल में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है, अमन, ओस, बोरा। और गोल्डन राइस में विटामिन ए मिलता है। तो पूछेगा गोल्डन राइस किसे कहते हैं, तो गोल्डन राइस विटामिन ए को कहा जाता है। प्रति हेक्टेयर का मतलब क्या है कि कमे जमीन पर ज़्यादा चावल का उत्पादन करना, इसको कहते हैं प्रति हेक्टेयर। तो प्रति हेक्टेयर के मामले में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कौन करता है, तो पश्चिम बंगाल। यानी कमे जमीन है लेकिन बड़ी ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है कौन, पश्चिम बंगाल। और गेहूं भी अधिक उत्पादन करता है कौन, पश्चिम बंगाल। और सबसे पहले हरित क्रांति जो है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा से ही शुरू हुआ था। उसके बाद बोलता है कि अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है, यानी गंगा नदी जहाँ से निकलती है वहाँ से उसका क्या नाम है, तो गंगा नदी गंगोत्री के गोमुख हिमानी से निकलती है और उसका नाम भागीरथी पड़ता है। और भागीरथी इसका जो नाम है, ये जब गंगा जो है गंगोत्री के गोमुख हिमानी से निकलती है तो इसका नाम भागीरथी रहता। लेकिन देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का जब मिलन होता है तो अलकनंदा और भागीरथी जब दोनों नदियां मिल जाती है तो यही दोनों की नदियां जब मिलती है तो गंगा नाम पड़ जाता। तो पूछेगा कि गंगा किन नदियों का संगम है, तो गंगा जो है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बना है। और गंगा का नाम उत्तराखंड के देवप्रयाग में गंगा पड़ता है। गंगा आगे जाकर जो है 2 भागों में बढ़ जाती है, एक पंजाब की ओर चली जाती है और दूसरा कोलकाता की ओर। जब ये पंजाब की ओर गंगा जाती है तो इसका भागीरथी नाम पड़ जाता है। जब यही गंगा नदी जब कोलकाता की ओर आगे बढ़ती है तो इसका नाम हुगली पड़ जाता है। तो हुगली कोई और नदी नहीं है, गंगे के नाम है, लेकिन गंगा को कोलकाता में उसी नदी को हुगली के नाम से जाना जाता है। और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बांग्लादेश में गंगा यानी जिसको पद्मक बांग्लादेश में कहते हैं और ब्रह्मपुत्र जिसे बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, ये दोनों के मेलन से मेघना का निर्माण होता। यानी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी यानी पद्मा नदी और जमुना नदी जब बांग्लादेश में मिलती है तो मेघना का निर्माण करती है। और गंगा और जमुना जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। उसके बाद पेरियार नदी कहाँ पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रसिद्ध है, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में, ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो है ये मनीला फिलीपींस के अंदर पड़ता है। और रेलवे लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये चितरंजन है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और इलेक्ट्रिकल कोची फैक्ट्री कपूरथला है। हिडेनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच पर है। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद है। आलू संस्थान शिमला है। और राष्ट्रीय मौसम संस्थान
दिल्ली है। तो ये सीरीज को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।